देखिए, ये जो विधेयक लाया गया है तो ये एक सांप्रदायिक, पितृसत्तात्मक और निरर्थक कवायद है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया जा रहा है वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कानून है। कुछ समुदायों को टारगेट किया गया है। एक टारगेट किया गया है अल्पसंख्यकों को, दूसरा टारगेट किया गया है मुस्लिमों को और तीसरा टारगेट किया गया है लिव इन में रहने वाले युवाओं को। इन तीनों पर इनकी नज़र है और ये पूरी की पूरी तरह हमें लगता है जो पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी इनके विचार हैं इस पार्टी के, सत्तासीन पार्टी बीजेपी के, उसको लागू करने का प्रयास है ये। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो विधानसभा में पारित कर दिया है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो इस तरह का समान नागरिक संहिता का कानून इम्प्लीमेंट करेगा। हमने इसी मुद्दे पर देहरादून के लोगों से बात की जिनमें एडवोकेट है, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता है, महिला संगठनों के कार्यकर्ता है। उनसे हमने बात की और जानना चाहा कि ये बिल आने से क्या बदलाव होगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि ये बिल बनाने का जो ड्राफ्ट था या एक कमेटी थी उसमें जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। ये बिल जो है वो ये गवर्नमेंट इसलिए लाना चाह रही है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा के चुनाव है और उसको मद्देनज़र ये बिल लाया गया है। क्या है ज़मीनी तौर पर हालात, क्या चाहती है ये उत्तराखंड की जनता, देहरादून में क्या असर है इसका, इस बिल का, आने वाले दिनों में क्या बदल सकता है। जैसे कि महिलाओं के लिए इस बिल में विशेषाधिकार दिए ऐसे सरकार बोल रही है, लेकिन हम महिलाओं में जाएंगे, महिलाओं से जानेंगे कि उनको क्या लगता है इस बिल के बारे में। जो यूथ है वो जो लिव इन रिलेशन में रहता है या आगे जाके रहेगा उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात की है। तो आइए देखते हैं मेरे साथ कि क्या लगता है देहरादून के लोगों को यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून के बारे में। जिस तरह से कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, जिस तरह का आप ड्राफ्ट लाए हैं कानून बनाने से पहले, तो उसमें तो साफ है जो पूरी मनुवादी जो इनकी एक प्रवृत्ति रही है, जो इनकी एक पूरी सोच रही है, तो उसके तहत ही आप महिलाओं को दरकिनार करने की जो एक कोशिश है, उनके जितने भी जो सोचने के अधिकार हैं उनको फिर से कुंठित करने की जो इनकी प्रक्रिया चल रही है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। वो कानून आप ला ही इसलिए रहे हैं कि महिलाओं को कैसे और ज़्यादा पीछे धकेला जाए, उनके सोच को कैसे और पीछे धकेला जाए, ये बहुत स्पष्ट है। जबकि मैं सोचती हूँ कि महिला को भी एक इंसान का दर्जा मिलना चाहिए। महिला पुरुष समान, कैसे समानता, जब हम समानता की बात करते हैं, समान सिविल कोड लाने की बात करते हैं, समान कानून लाने की बात करते हैं, तो महिलाओं को तो और आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। मगर इसमें जो ड्राफ्ट आया है उसमें बहुत स्पष्ट नज़र आता है कि जैसे पवित्र बंधन की बात आप करते हैं, जिस तरह के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, तो आप मानसिक रूप से जो हमारे हमको बहुत पुराने ज़माने से जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उनको कैसे और मजबूत किया जाए, उन शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाए, ये बहुत स्पष्ट तरीके से इस ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया जा रहा है वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कानून है और इसको हम कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान द्वारा दिए गए हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर प्रहार कर रहा है। ये कानून एक तरह से गोपनीय ढंग से बनाया गया है। जिन समुदायों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रहार है उनके जो मुख्य कानूनी लोग थे उनको बुलाया नहीं गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन को बुलाते, उनके सेक्रेटरी को बुलाते, ये सब नहीं हुआ है। उसी तरह ना तो इन्होंने पारसी समुदाय, ना सिख समुदाय, बुद्ध समुदाय, कई समुदाय के लोगों को इन्होंने बुलाया तक नहीं। और मैंने इसलिए कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि यहाँ की जो जनजाति समाज है
उसको इससे बाहर कर दिया है ताकि उनके वोट इनको मिलते रहें। तो ये यूनिफॉर्म हुआ कहाँ से? समान तो नहीं है ये। इसलिए ये सारा जो प्रक्रिया रही है ये आम नागरिकों को स्वीकार नहीं है। और दूसरी बात ये भी उठती है कि ऐसा कानून तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले लाया जाता है। ये स्टेट को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पहले अपने आप करने बैठ जाएं? दरअसल ये समान नागरिक संहिता तो है ही नहीं। सबसे पहली बात इसमें यह है कि अनुसूचित जनजाति को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, फिर ये समान कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ समुदायों को टारगेट किया गया है। एक टारगेट किया गया है अल्पसंख्यकों को, दूसरा टारगेट किया गया है मुस्लिमों को, और तीसरा टारगेट किया गया है लिव इन में रहने वाले युवाओं को। इन तीनों पर इनकी नज़र है और ये पूरी की पूरी तरह हमें लगता है जो प्रजासत्तात्मक रूढ़िवादी इनके विचार हैं इस पार्टी के, सत्तासीन पार्टी बीजेपी के, उसको लागू करने का प्रयास है ये। हमारी महिलाओं ने, जो आज़ाद पसंद महिलाएं हैं, आज़ाद ख्याल महिलाएं हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष अपनी आज़ादी के लिए किया है, लेकिन ये कानून फिर से उन पर अंकुश लगाने का एक बड़ा प्रयास है। इससे ज़्यादा हमें इस कानून में कोई बात नज़र नहीं आ रही है। महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी बढ़ाने वाला है, महिलाओं के ऑनर किलिंग को बढ़ाने वाला है। आप ये बताइए, जो युवतियां लिव इन में रह रही हैं, उनके भाई हैं या उनके होने वाले पति हैं, वो पूरा आरटीआई में डेटा निकाल सकते हैं कि किस किस के साथ महिला रही है, कहाँ कहाँ रही है। तो कहीं ना कहीं आपने इसको सिविल कोड की जगह पर क्रिमिनल कोड बनाने की पूरी कोशिश की है। देखिए, ये जो विधेयक लाया गया है तो ये एक सांप्रदायिक, पितृसत्तात्मक और निरर्थक कवायद है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जैसे ट्राइबल्स को बिल से बाहर रखा गया है तो ट्राइबल्स को ज़रूरत नहीं है, तो उसी तरह से ट्राइबल्स के अलावा भी पूरे उत्तराखंड को इस कानून की ज़रूरत नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सवाल है, असल में आर्टिकल 44 है भारतीय संविधान का, पार्ट 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो उस आर्टिकल 44 में कहा कि भाई पूरे देश के लिए असल में सरकार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी। तो वैसे भी नागरिक तो पूरे देश का होता है, नागरिक किसी प्रांत का नहीं, किसी प्रदेश का नहीं होता। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा सिविल कोड होगा जो एक राज्य में अलग होगा। उत्तराखंड का अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, असम का अपना होगा और राजस्थान का अपना सिविल कोड होगा। तो असल में ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, महिलाओं को टारगेट करने के लिए। जिस तरह से कुछ पुरानी कुछ नई चीज़ों को मिला जुला करके एक तरह से बहुत सारा कॉपी पेस्ट करके एक कानून लाया गया है, और हर उस चीज़ को जो कि स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, उसको आपराधिक कर दिया गया। आप शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अपराध है, सज़ा होगी। तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अपराध है, सज़ा होगी। आर्टिकल 15 इस एक्ट का कह रहा है कि वो जो तलाक और शादी का रजिस्टर है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। कौन लोग हैं जिनको ये जानने में इंटरेस्ट है, जिनको सबसे ज़्यादा ये जानना है कि भाई तलाक किस किस का हो रहा है और शादी किस किस की हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज किया गया एक तरह से कि उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन करेगा, और न केवल रजिस्ट्रेशन करेगा बल्कि लोकल पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करेगा कि ये लोग लिव इन में रहना चाहते हैं। और अगर उनकी उम्र शादी की उम्र से कम हुई, नाबालिग नहीं कहा है, लिखा है कि शादी की उम्र से कम अगर उम्र होगी तो फिर तो उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो दो बालिग इंडिविजुअल्स का एक साथ वो अपने जीवन में कैसे रहना चाहते हैं, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस। और बल्कि हम तो ये ख़तरा भी देखते हैं, रजिस्ट्रेशन जिस तरह से पूरी मशीनरी आज के दिन पर भाजपा और उसके लोगों के कब्जे में है, तो ये ख़तरा भी देखते हैं कि जैसा वैलेंटाइन डे पर आमतौर पर होता है कि लड़के लड़कियों को आप दौड़ाते रहते हैं एक दिन वैलेंटाइन डे के दिन, तो अब ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये होगा कि पूरे साल भर दक्षिणपंथी समूहों को ये काम मिल जाएगा कि वो उन लड़के लड़कियों को, उन स्त्री पुरुषों को हॉन्ट करें जिनको कि जो लिव इन में रहना चाहते हैं, जिनकी स्वतंत्रता है, जिनकी निजता है। महिला विरोधी, डायरेक्ट महिला विरोधी कानून है।
महिलाओं ने इतने वर्षों में झगड़कर जो अपने आज़ाद निर्णय करने के जो हक आजमाए हैं, ये उनको भी निरस्त कर रहा है। महिलाओं के संगठन को बुलाया इन्होंने। जिन महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य हम सबको दिलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था इन्होंने? नहीं बुलाया। तो ये एक पार्टी के लोगों ने आपस में बैठ के, आपस में विचार करके उसको एक कानूनी ढांचे का रूप देकर ये तय कर लिया है कि इसको पास करेंगे। बहुमत है इनके पास, इसलिए ये पास होगा। इस पे कोई चर्चा भी नहीं होगी। इसलिए मेरा तो सबसे अनुरोध ये है कि इसके विरोध अपनी आवाज़ उठाएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।